नमस्कार, आवाज अड्डा मार्केट स्पेशल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। कहते हैं डर के आगे जीत है और आज कुछ ऐसा बाजार में भी होता दिखा, लेकिन जियोपॉलिटिक्स की वजह से बाजार जिस चक्रव्यूह में फंसा था उससे वो निकल गया। अभी ऐसा कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग बाजार में दिखाई जरूर दी है। ईरान को 2 हफ्तों की लाइफलाइन और डिप्लोमेटिक ऑप्शन के खुले होने की बात से हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में एक जबरदस्त टर्नअराउंड दिखा। साथ ही प्रोजेक्ट फाइनेंस पर आरबीआई के नियमों में नरमी से भी बाजार में गर्मी आई है, लेकिन रिस्क अभी भी बना हुआ है। ऐसे में बाजार मझधार में है और कैसे होगा बेड़ा पार और किन सेक्टर्स पर रहें बुलिश और ऑटो आईटी में इस वक्त क्या स्ट्रेटजी रखी जाए, इन सब पर हम आज करेंगे चर्चा। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। पैनल में शामिल हो रहे हैं सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा साहब, इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम जी, रॉक्टस कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल साहब, जियोजित इन्वेस्टमेंट के सीनियर वीपी गौरांग शाह जी और सीएनबीसी आवास के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं और जो बाजार के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर है, तो अनुज सर, क्योंकि दिन में आपसे बात हो ही रही थी, तो पहला सवाल आपसे ही कि अब अमेरिका या ट्रंप ने वो 2 हफ्ते की जो मोहलत दी और बाजार में एक रिलीफ आता हुआ दिखाई दिया और हमने एक एक्शन देखा बाजार के अंदर, तो ये तो एक बड़ा ट्रिगर हुआ, लेकिन एक एसोसिएटेड ट्रिगर्स या और जो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिगर्स है, क्या देख रहे हैं आप इस तेजी के पीछे? विपिन जी, इस तेज़ी के ट्रिगर्स मेनली जैसा आपने बोला, सबसे पहला तो जो यूएस ने कहा कि वो अभी के लिए 2 हफ्ते इस लड़ाई से दूर रहेंगे। हालांकि इसमें एक चीज़ बताऊं मैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं और क्या करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के अलावा और कोई नहीं जानते। आई थिंक उनके सबसे करीबी लोग भी नहीं जानते होंगे इस चीज़ को, तो उन पे आप बहुत ज़्यादा एतबार मत कीजिए। लेकिन आप देखिए, पिछले हफ्ते मैंने ये बात कही थी कि मार्केट गिरने को तैयार नहीं है। इतनी ख़राब खबरें आ रही हैं, एफआई की सेलिंग हुई, ये सब हुआ, क्रूड ऑलमोस्ट 80 तक गया। इन सब के बावजूद मार्केट गिरने को तैयार नहीं था। तो कहीं ना कहीं एक व्यू ये बन रहा था कि मार्केट तैयार है इस रेंज से बाहर आने के लिए और ब्रेकआउट के लिए। आई थिंक एक और ट्रिगर जो है ना, वो आपको समझना होगा कि डोमेस्टिकली सरकार की तरफ से और आरबीआई की तरफ से लगातार जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, एक और कदम जो उठाया गया वो आज सुबह सुबह जो आया था पावर कंपनियों को लेकर या फिर वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कंपनियों को लेकर आरबीआई का जो स्टेप था, वो क्लियरली आपको एक चीज़ बता रहा है कि सरकार और आरबीआई की तरफ से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है इकोनॉमी में जान फूकी जाए। और ये एफर्ट फरवरी से शुरू हो गया था, बजट के बाद से। और अगर आप देखें तो मोर और लेस उस मार्केट की रैली की शुरुआत वहीं से हुई थी। हाँ, उसके बाद एक बार हम बीच में 21,700 21,800 तक गए थे वो टैरिफ वगैरह की वजह से, लेकिन उसके बाद से हमने एक शानदार रैली देखी है मार्केट में। और मेरा ये मानना है कि अब ये जो मार्केट है ना, ये 1 स्टेप बैक 2 स्टेप फॉरवर्ड है। अब अगर दोबारा ये वाला मामला, फॉर एग्जांपल ईरान इजराइल वाला मामला, और अगर यूएस में वापस अड़ा, एक बार हो सकता है आप वापस 200-300 पॉइंट नीचे आ जाएं, लेकिन बेस मार्केट का मूव अप हो रहा है। अब 23,500 पर अब निफ्टी का नया बेस बन चुका है। 24,500 पर निफ्टी का अब नया बेस बन चुका है। और अब मुझे लग रहा है कि अगर आपने 25,200 क्रॉस किया तो यहाँ से और बड़ी बाइंग है। राइट, तो अब बाजार, जैसा अनुज जी कह रहे हैं कि एक कदम पीछे लेकिन 2 कदम आगे। सुनील साहब, क्या आपको भी लगता है? क्योंकि देखिए अभी भी अमेरिका दूर चला गया है ज़रूर, लेकिन जैसा अनुज जी कह रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है ट्रंप साहब का, अमेरिका का भी, कि कब क्या हो और सिचुएशन कैसे बदल जाए। बड़ी डायनामिक है। अभी भी जो इजराइल है और ईरान है वो तो आपस में भिड़े ही हुए हैं दोनों, तो कब सिचुएशन पैनिक में बदल जाएगी कह नहीं सकते। ऐसे में क्या हम माने कि बाजार को अब इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, नहीं, ठीक है। एक बात है कि कोई भी इंटरनेशनल मामले से इंडियन मार्केट कभी डरा नहीं है। आप रशिया यूक्रेन की वॉर लीजिए, ईरान इसराइल हमास का अटैक लीजिए, इस बार थोड़ा जो इम्पैक्ट हुआ वो था खाली कि तेल के दाम पे सीधा असर पड़ा था। उसके अलावा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का इंडियन मार्केट्स के ऊपर उतना ज्यादा असर नहीं होता है। वही बात हो रही है अभी, क्योंकि ऑयल का भी जो बढ़ना था वो बढ़ गया। अगर अब ट्रंप उसके अलावा कुछ कहते कि मैं जंग में शामिल होने वाला हूं, तो शायद और 80 को पार हो सकते थे। वो डर गया, वो एक छोड़। मगर मेरा मानना उसके अंडरलाइन में और एक चीज है कि सीधे ये नए गवर्नर की आने से और बजट उसके बाद आई, कि मैंने ऐसा माहौल बहुत सालों पहले तक नहीं देखा कि आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का साथ में जाना बहुत बहुत दिन के बाद हो रहा है। और ये कॉन्फिडेंस दिलवा रहा है, क्योंकि फ्रंट लोडिंग ऑफ रेट कट, सीआरआर कट, डिविडेंड,
एक के ऊपर लिक्विडिटी का भरपूर। तो इतना मैंने आरबीआई को इस ग्रोथ के इनिशिएटिव में सपोर्ट देते हुए बहुत साल हो गए देखकर, और यही एक कॉन्फिडेंस दिलवा रही है, क्योंकि फिजिकल तरह से 1 लाख करोड़ का भी गिव अवे दिया था। तो ओवरऑल डोमेस्टिक इकोनॉमी को एक मजबूती, इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स से इकोनॉमी को, मार्केट नहीं बात कर रहा हूं, जो मजबूती दिख रही है उससे इस मई एंड में, ये अर्निंग सीजन के खत्म होने से ही डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स को एक क्लैरिटी और एक कॉन्फिडेंस दोनों मिल गया था। क्योंकि क्लैरिटी, क्योंकि अर्निंग सीजन खत्म हो गई, अब जो होना था हो गया। और माइंड इट क्या है कि अर्निंग्स का सीक्वेंशियली देखे क्यू ऑन क्यू, स्मॉल कैप्स का सबसे बेहतर, मिड कैप्स का उससे भी बेहतर, और सॉरी उससे थोड़ा कम बेहतर, और लार्ज कैप्स की कम, बट फिर भी रैली रिवर्स में हुई है लास्ट 6 महीने में। लार्ज कैप्स का बेटर परफॉर्म, यानी डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स ने भी अर्निंग्स को ऑब्जॉर्व करके रिएलोकेशन किया है, इसके बावजूद कि एफआईएस अप एंड डाउन रहे। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी को जो सपोर्ट, फिस्कल प्लस मॉनेटरी प्लस डोमेस्टिक फंड मैनेजर के हाथ में कैश, 25,000 करोड़ की एसआईपी बुक, ये सब एक कॉन्फिडेंस दिलवाती है कि जो भी इंटरनेशनल में हो, थोड़ा झटका लग सकता है, मगर इस डर के आगे जरूर जीत है। और मेरा मानना है, जो अनुज जी कह रहे थे, कि मार्केट का नया एक बॉटम फॉर्म हुआ है, और इसके बाद और एक अच्छी खबर आने की उम्मीद है, वो है बीटीए का अनाउंसमेंट। क्यों मैं कह रहा हूं, इस इजराइल के वॉर के माहौल में भी कल मिस्टर ट्रंप ने जिक्र किया था कि मैं जो सी जल्द मोदी जी से बीटीए साइन करने वाला हूं। तो इस माहौल में भी उनको याद है कि इंडिया के साथ बीटीए साइन करनी है। तो मेरे ख्याल में वो न्यूज जब आती है तो मार्केट अगला हाइस आसानी से पहुंच सकता है। संजय साहब, जो जिक्र कर रहे थे अभी सुनील जी भी, कि जो आरबीआई से जो सपोर्ट मिल रहा है, जो यहाँ पर मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का जो हैंड इन हैंड दिखाई दे रहा है। आज भी एक अनाउंसमेंट जो उनकी थी, जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को लेकर, और उसके हमने देखा कि उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, पर्टिकुलर सेक्टर चलता हुआ दिखा, कुछ पर्टिकुलर शेयर्स चलते हुए दिखे। तो ये जो सेंटिमेंटल बूस्ट आरबीआई की तरफ से कभी बड़ा कभी छोटा कभी जारी है लगातार, तो इस तरह के डोमेस्टिक फैक्टर्स ही अब हमारे मार्केट को आगे लेकर जाएंगे रादर देन इंटरनेशनल फैक्टर्स। तो देखिए, इसके लिए मैं समझता हूँ दो चीजों को अपने सामने रखने की जरूरत है। ये जो चौथी तिमाही के रिजल्ट पार हुए, उसमें हमने जब टॉप 1200 कंपनीज को एनालाइज किया, तो हम लोगों ने इसको दो समूह में बांट दिया, एक फाइनेंशियल कंपनीज और दूसरा नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। और जब हमने इस तरह से इनका विभाजन करके उनके प्रॉफिट्स को देखा, तो हमने पाया कि जो फाइनेंशियल समूह की कंपनीज थी, उनका टोटल प्रॉफिट ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर, वो इस तिमाही में करीब 5% का था। उसके कंपैरिजन में जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनका प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो करीब 14% का था। इसके पहले की जो ट्रेंड रहती थी, वो ये होती थी कि जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनकी प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो साल दर साल, मतलब मैंने Q1 FY25 को ले लें, Q2 FY25 को ले लें, तो वो करीब 25% की होती थी। तो फाइनेंशियल कंपनीज के प्रॉफिट में स्लो डाउन हुआ है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के प्रॉफिट में काफी तेजी से इंप्रूवमेंट दिख रहा है। जैसे जैसे हम वर्ष FY26 में हम आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज है, उनमें जो मोमेंटम बिल्ड हुआ है, वो आगे जाकर और भी तेज होने की संभावना मुझको दिख रही है। और इसका असर बाजार में एक झलक हम लोगों को पिछले कुछ दिनों में दिखा। दूसरी बात जो मैं समझता हूं महत्वपूर्ण है, वो ये कि देखिए, जब बाजार गिरता है, तो मैंने देखा कि एनालिस्ट बहुत ताबड़तोड़ कंपनीज के अर्निंग्स के एस्टिमेट को या उनके टारगेट प्राइसेस को नीचे कर देते हैं। और जब मार्केट का रुख बदलता है, तो यही ट्रेंड बदल जाता है। पिछले तिमाही के रिजल्ट आने के बाद करीब करीब 200 कंपनीज के जो टारगेट प्राइसेस हैं, उनको ऊपर किया गया है। मेरे ख्याल से जैसे जैसे Q1, Q2, Q3, Q4 के रिजल्ट्स आएंगे FY26 में, तो और भी ज्यादा कंपनीज के रिजल्ट, और भी ज्यादा कंपनीज के अर्निंग्स और उनके टारगेट प्राइसेस को बढ़ाया जाएगा। जब इनके टारगेट प्राइसेस को बढ़ाया जाएगा, तो निफ्टी की जो ईपीएस है, वो भी मेरे ख्याल से ऊपर उसकी एस्टिमेट बढ़ेगी। तब आज जो हमारा बाजार 19 टाइम FY27 या 21 टाइम FY26 को जो आप देख रहे हैं, वो उससे भी सस्ता दिखेगा। तो मेरे ख्याल से आज
मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में बाजार पे इवेंट्स का प्रभाव है। और जो इवेंट्स हमारे सामने हैं, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इवेंट तो ऑफ कोर्स ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट का है। उसके अलावा 3 जुलाई को ट्रम्प साहब के 90 दिन की पॉज की पीरियड खत्म हो जाएगी, और उसके बाद क्या रूप लेगा टैरिफ पूरे वर्ल्ड में, वो पिक्चर भी थोड़ा सा क्लियरली हमको समझ में आने लगेगा। तो इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ें तो मानसून किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है वो भी दिखेगा। एंड जुलाई के मध्य से हमें फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 के रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये इवेंट्स का जो प्रभाव है वो हमारे ख्याल से शॉर्ट टर्म पे बाजार पे पड़ेगा। लेकिन मीडियम टर्म पर बाजार पे ज्यादा असर मेरे ख्याल से लिक्विडिटी का पड़ेगा। और जैसा कि सुनील जी भी कह रहे थे कि जो म्यूचुअल फंड के फ्लोज हैं, भले अप्रैल 24 के बाद पहली बार नेट फ्लोज इक्विटी में 20,000 करोड़ से नीचे आया है, लेकिन एसआईपी का नंबर अभी भी 25-26 हजार करोड़ पर मंथ का है। तो वो एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से मीडियम टर्म में बाजार को सपोर्ट है। और लॉन्ग टर्म में जो मैं आपको पहले करा था, अगर अर्निंग्स के अपग्रेड होंगे तो यही वैल्यूएशन जो आज आपको दिख रहे हैं ये यहाँ से भी सस्ते दिखेंगे। तो बाजार के लिए बहुत सारे लेग्स हैं जी। यहाँ से ऊपर जाने के लिए। चलिए, अच्छी बात है। तो बहुत ही विस्तार के साथ इनफैक्ट यहाँ पर संजय जी ने बताया कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं जो बाजार को मूव करेंगी आगे चलते हुए। बहुत कुछ अर्निंग सीजन की भी बात की, उसकी भी बात अभी हम थोड़ी आगे करेंगे क्योंकि अब फिर से आ रहा है और Q1 पर सबकी नज़र होगी। गौरांग साहब, अगर ये हफ्ते की बात करें तो सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही करीब 1.5% से ऊपर, निफ्टी बैंक में भी 1.25%, इंफ्रा ले लीजिए, प्राइवेट बैंक्स ले लीजिए, ऑटो ले लीजिए, आईटी ले लीजिए, सब 1-1.25%। तो एक अच्छी परफॉर्मेंस इस हफ्ते क्लॉक हुई है। क्या इस हफ्ते में खास था और यहाँ से अगले हफ्ता, उसका अगला हफ्ता, वो आप कैसा देखते हैं इन बेसिस ऑन दिस थिंग्स? बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से, शुभ संध्या हमारे तरफ से, क्षमा चाहता हूँ। तो देखिए, आज शुक्रवार का दिन है और हम 25,100 के पार जा करके खड़े हैं। अब दिक्कत यह है कि पिछले कुछ हफ्तों में हम 25,000, 25,100, 25,200 तक भी गए, लेकिन वहां पर टिक नहीं पाए। कारण एक नहीं अनेक थे। ज्यादातर जो कारण थे बाजार को नीचे लाने के लिए, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो खबरें आई उसको लेकर के। स्थानीय मार्केट में अगर आप देखें, हमारे आंकड़े जो आए अर्थव्यवस्था के, महंगाई दर के, विकास दर के, ब्याज दरों में जो कटौती, आप सभी मापदंड में देख लीजिए तो स्थानीय मार्केट में से ऐसे कोई नकारात्मक संकेत नहीं आए जिससे बाजार में गिरावट आई। जो भी गिरावट आई वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आई, जो खबरें हमने देखी। तो पिछले कुछ हफ्तों से हमने, और जैसे अभी अनुज भाई भी बता रहे थे, 24,500, 25,100 और 25,200, तो एक बड़ा दायरा बना है। और हमने पिछली बार भी कहा था कि मेरे ख्याल से बाजार एक दायरेबंद कारोबार कर रहा है, और जितना लंबा समय बाजार इस दायरेबंद कारोबार करेगा तो एक मजबूत नींव या बुनियाद बनाने का प्रयास होगा। उसके पश्चात जब धीरे धीरे करके ये जो युद्ध को लेकर के परिस्थितियां आए, अगर सकारात्मक खबरें आई, बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और जिस प्रकार की परिस्थिति उसमें कुछ सुधार हुआ, सिर्फ खाड़ी देशों में नहीं, रशिया यूक्रेन दूसरा भी मुद्दा है जहां पर नजर होनी चाहिए, तो शायद हम जुलाई के मध्यम में या फिर जुलाई के अंत तक धीरे धीरे करके ये जो दायरा है उससे उभरने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खबरें उस पर ज्यादातर निर्भर होगा। ये जो हफ्ते में हमने देखा, तो आज ही सबसे बड़ा कारण आया जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति से टिप्पणी आई, और एक वास्तविकता ये भी बनी कि काफी कुछ शॉर्ट्स थे सिस्टम में। शायद 25,000 का स्तर पार करने के बाद शॉर्ट कवरिंग के आई बाजार में, उसके कारण भी हमने थोड़ा बहुत ऊपर तरफ का सहारा मिला। अब यह है कि आज, कल और परसों, यानी कि अब शुक्रवार की शाम, शनिवार और सोमवार को किस प्रकार की खबरें आती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी प्रतिक्रिया हमें सोमवार को देखने मिलेगी। और मैं मानता हूं कि अगर जैसे अनुज भाई ने बताया 25,200, 25,250 के बाहर निफ्टी स्पॉट जाकर के किसी भी दिन हमें बंद मिलता है तो फिर ऊपर के तरफ के दायरे और भी खुल जाते हैं। लेकिन पूरी निर्भरता होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से क्या खबरें आती हैं। जी,
तो सब कुछ निर्भर करेगा। आपका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बड़ा इवेंट तो है, इवेंट इन द सेंस कि बड़ा सीन तो क्रिएटेड है, किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। सबसे बड़ी बात उसमें अनसर्टेनिटी है। अभिषेक जी, क्या ये ही अनसर्टेनिटी जो है यही बाजार के लिए एक थोड़ी दुगदुगी है? क्योंकि बाकी चलिए हमारे इंटरनल फैक्टर जहां से वो लगातार सिग्नल ले रहा है, जैसा अनुज जी ने कहा, सबने कहा कि हमारा बहुत कुछ है जहां हम इंटरनल सिग्नल्स पे चल रहे हैं और वो अभी मोटा मोटा ठीक चल रहा है। अभी आप उसमें मॉनसून को और जोड़ लीजिए, कुछ और चीजें जोड़ लीजिए, आगे Q1 पे सबकी नजर अब धीरे धीरे मन में आ ही रहा होगा वो सब कुछ भी। लेकिन फिर भी ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है और ट्रंप ने उसको जैसा बना दिया है, वो हमेशा एक तलवार जैसी लटकती हुई रहती है। क्या वो हमको थोड़ा परेशान करेगी? देखिए, जो सुपर पावर होता है वो यही होता है कि टू कीप एवरीबडी ऑन हिज फीट। एंड ट्रम्प जो है वही स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। एंड हमें लगता है जब हम उनके ट्वीट सुनते हैं या उनके स्पीचेस सुनते हैं कि बहुत रैंडम पर्सनालिटी है, बट अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो यहाँ रैंडमनेस नहीं दिखेगी बल्कि स्ट्रेटनेस दिखेगी। और इस तरह से गैस करवाते हैं कि सब गैस ही कर रहे होते हैं कि अब अगला मूव क्या होगा। एंड दैट अनसर्टन मूव हेल्प्स अमेरिका टू नेगोशिएट बेटर। आपने मतलब अभी भी डिस्कशन में कहा कि सुनील जी ने कहा कि ट्रंप को याद है कि अमेरिका इंडिया के साथ हमें एक एग्रीमेंट साइन करना है और उन्होंने वर्बली ये बिट विद द वॉर कहा। तो दैट शोज दैट वो कैसे सबको ऑन द फीट रखते हैं। अगेन थोड़ा ये पॉलिटिकल होगा, बट अगेन पाकिस्तान से आसिम मुनीर वहां पे जाते हैं और फिर डिस्कशन लेवल ही पूरा बदलने लग जाता है। बहुत सारी चीजें क्या तार थोड़ी कनेक्ट हो रही है। बट अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो एक ट्रैक रिकॉर्ड जो मोदी गवर्नमेंट की रही है, अगर हम देखेंगे ना, तो इस तरह के कोई भी इंटरनेशनल इवेंट जो इतनी बड़ी हुई है, कोविड का हम एक क्लासिक केस ले लें, तो हमारे यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने इस तरह की कोई भी बड़े इवेंट को बहुत अच्छे से संभाला है। इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया, हमारे मार्केट ने कोई भी ऐसा कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं दिखाया। उसके बाद अब हम ऑनगोइंग ईरान और इजराइल का वॉर देख रहे हैं, जो कि अगेन साइज के हिसाब से देखें तो काफी क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट है। बट वहां पे भी हमारे मार्केट ने कोई ऐसी बड़ी नेगेटिव सरप्राइज नहीं दिखाई है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप निफ्टी की ऑल टाइम हाई जो लास्ट सितंबर की अगर आप देखें तो 26,250-260 के आसपास है। एंड हम ऑलरेडी 25,000 के ऊपर है, तो बहुत ज्यादा दूर नहीं ऑल टाइम हाई से। एंड नीचे से ऊपर जो कि 21,000 से 25,000 की जर्नी हमने लास्ट 3 से 4 महीने में कर ली। सो व्हाट आई एम ओनली ट्राइंग टू से दैट हमारी डोमेस्टिकली जो SIP की फ्लो आप कह लें, डोमेस्टिक में हमारे GST की कलेक्शन की बात आप कह लें, GDP की ग्रोथ की बात कह लें, रेट कट की बात करें, ये सारे के सारे डोमेस्टिक फैक्टर जो हैं वो हमारे फेवर में है। एंड वो फेवर में होने की वजह से ही मार्केट अभी तक इतनी स्ट्रांगली हिल्ड है। एंड मुझे लग रहा है कि ये मेंटेन होगा अनलेस अमेरिका वॉर में आ गया। तो अमेरिका से वॉर में नहीं आएगा। हमें पता है कि और भी साइड लाइन में बड़े बड़े देश जो हैं, जो काफी बड़े हैं अपने हर तरह के इकोनॉमी के दायरे में रखते हुए, तो फिर सिचुएशन बदल जाएगी। सो मैं ये डेफिनेटली एग्री जरूर करूंगा कि यहां से अगर चीजें थोड़ी स्थिति अगर आउट ऑफ कंट्रोल होने गई तब मार्केट का रुख बदल सकता है। अदरवाइज अभी तक तो मार्केट ने बहुत अच्छे से चीजों को संभाला हुआ है। एंड मैं ज्यादातर अगर ये Q4 के भी नंबर्स की हम बात कर रहे हैं तो देखिए बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा खराब नहीं आया है, अब बहुत हद तक हम मेंटेन कर रहे हैं। सो इंटरनेशनल एक्टिविटीज जो लास्ट 1 साल से जितनी भी चल रही होंगी कहीं पे भी, चाहे अमेरिका का स्लो डाउन हो, यूरोप के अंदर में वहां पे कोई भी तरह का इन्वेजन, हम यूक्रेन को ले लें, वी हैव रियली परफॉर्म वेल एंड डेटा इज गॉड। मेरे हिसाब से अगर हम उसको मद्देनजर रखें तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है कि फंडामेंटली हम कहीं गलत जा रहे हैं। मेरे हिसाब से फंडामेंटल्स आर एक्चुअली मैचिंग टू वेयर द मार्केट इज राइट। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा अनसर्टेनिटी तो रहेगी और फिर वो ना रहे तो मार्केट को भी शायद मजा ना आए। तो अनुसार, क्योंकि सब लोगों ने अपने अपने पर्सपेक्टिव दिए और उसमें इफ एंड बट हैं, और अगर इसी इफ एंड बट में थोड़ा हम चले जाएं कि अभी तो बढ़िया एक परफॉर्मेंस आया इस हफ्ता का खत्म होते होते, लेकिन क्या ये जो तेज़ी हमने देखी, फैक्टर जो भी पकड़े, टिकाऊ दिख रही है? ये आगे ऐसे सस्टेन करेगी या फिर अभी भी देखिए वो ईरान और इजराइल तो अपने अपने लेवल पे कन्फ्लिक्ट में भिड़े हुए हैं, कल को ज़्यादा एस्केलेट कर जाए, कुछ और हो जाए। आपने भी कहा कि कोई किसी चीज़ का भरोसा नहीं, ना ट्रंप का भी नहीं, तो कैसे देखेंगे, क्या ये टिक पाएगी तेज़ी? देखिए, अगर तो ये संकट पूरी तरीके से टल गया और अगर ब्रेंट 70 के नीचे आ गया उसकी वजह से, तो मुझे लग रहा है कि हम ऑल टाइम हाई की तरफ भी जा सकते हैं। फिर तो यहाँ से और 1000 पॉइंट की रैली ओपन हो जाएगी।
अगर ये नहीं हुआ तब भी मेरा ये मानना है कि हम इस साल शायद ऑल टाइम हाई लगाएंगे निफ्टी के ऊपर। हो सकता है दिवाली के आसपास वो ऑल टाइम हाई भी लगे, ये पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है। बहुत कुछ डिपेंड करेगा 2 हफ्ते बाद जो अर्निंग सीजन शुरू हो रहा है उसके ऊपर, वो हमारे लिए सबसे मैसिव ट्रिगर होगा। देखिए इस समय हम इन चीज़ों की बात इसलिए इतना भी कर रहे हैं, कोई डोमेस्टिक क्यूज़ नहीं थे। आज हमको एक डोमेस्टिक क्यू मिल गया, देखिए हमने कैसे रिएक्ट किया। वो आरबीआई के उस स्टेप के बाद देखिए आज किस तरीके से रिएक्ट किया। 2 हफ्ते पहले वो पॉलिसी आई थी, 3 दिन तक मार्केट ने ग्लोबल क्यू देखे भी नहीं थे, मार्केट सिर्फ डोमेस्टिक क्यूज़ पर रिएक्ट कर रहा था। तो हमारी मार्केट हंग्री है इस समय डोमेस्टिक क्यूज़ के लिए। वहाँ अगर आपको अच्छे क्यूज़ मिल गए तो मार्केट उसके बाद ग्लोबल क्यूज़ की बियॉन्ड अ पॉइंट चिंता करता भी नहीं है। तो 2 हफ्ते बाद जो अर्निंग सीजन शुरू होगा वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा हमारा। राइट तो बस सुनील सर, अनु सर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं कि हम अब दुनिया में जो होता रहे, लेकिन हमारे अपने फैक्टर्स हैं, हमारी अपनी चीज़ें हैं, हमारी इतनी बड़ी अपनी इकोनॉमी है, इतना बड़ा देश है और उसमें कई सारी चीज़ें हैं जिनको मार्केट पहले देखता है। अगर वो चीज़ें देखने को मिलती रहे तो फिर वो बाहर की तरफ ध्यान नहीं ले जाता। एक उनका जो बार बार झुकाव जा रहा है वो है कि अब जो आगे अर्निंग सीजन है और 2 हफ्ते बाद ही आएगा उस पर भी। तो आते वक्त में अर्निंग सीजन एक चीज हो गई, मॉनसून मैंने अभी जिक्र किया थोड़ी देर पहले, और क्या ऐसे ट्रिगर्स हैं जिसको बाजार पकड़ता हुआ नजर आएगा और वहां से क्यूज लेगा? वो है बीटीए, क्योंकि जुलाई फर्स्ट वीक में ट्रम्प की 90 डे की पॉज खत्म हो रही है। जैसे मैंने कहा, ट्रम्प ने कल भी जिक्र किया कि बातचीत हो रही है, साइन करेंगे। जब वो डील साइन होती है तो जो अनसर्टेनिटी है एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर में, उसमें मानते हैं कि सभी जगह हम विन नहीं कर सकते। बीटीए में कुछ सेक्टर्स को हमें दाव में डालना पड़ेगा ताकि कुछ जीते, और लेबर ओरिएंटेड सेक्टर में शायद हम ज्यादा अपना ध्यान देंगे क्योंकि वो डोमेस्टिकली लेबर अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो वो बीटीए की जो भी अनाउंसमेंट होती है वो मुझे ट्रिगर होगी कि ये जो लाइफ टाइम हाई की बात करें उसका आधा रास्ता तो बीटीए के साइनिंग से हम पार कर लेंगे। तो मुझे सबसे बड़ी ट्रिगर वो दिख रही है। और उसके अलावा जैसे कहा, इंटरनेशनल में जो ऑयल प्राइस की बात है ना, अभी ये अर्निंग सीजन की जिक्र किया अनुज जी ने, तो क्या है कि जुलाई 10 को शुरू होती है मगर उसको 2 महीने लगते हैं पूरे अर्निंग सीजन को प्ले आउट होने में। तो ये एक शॉर्ट तो कहते हैं ना, ड्रिप इरिगेशन की तरह वो रिजल्ट आती हैं। तो मार्केट हर रोज कुछ रिजल्ट से पॉजिटिव कुछ नेगेटिव दिखेगा, मगर बीटीए एक शार्प ट्रिगर है। और उसके साथ ऑयल का प्राइस अगर 80 से नीचे दिख रहा है फ्यूचर्स में, तो मेरा मानना है कि मार्केट की तेजी में कोई रुकाव नहीं आ सकती है। तो बीटीए और तेल का प्राइस, ये दोनों ही हमारे लिए सबसे बड़े ट्रिगर्स हैं। उसके अलावा डोमेस्टिक में अर्निंग सीजन के अलावा मॉनसून की प्रोग्रेस भी मैं उतना नहीं मानता हूं, क्योंकि क्या होते हैं कि नंबर्स आंकड़े आते हैं कि मॉनसून अच्छी लॉन्ग टर्म एवरेज से बेहतर है, मगर कहां मॉनसून बारिश कहां आ रही है, स्पेशल डिस्पर्शन उसका क्या है, और टाइमिंग में कहीं कहां पे कब पड़ रहा है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों मुझे टाइम लगेंगे समझने में, बट उसके अलावा मेरे लिए ये 2 चीज मैं कहूंगा, बीटीए और ऑयल प्राइस, ये दोनों सिग्निफिकेंट ट्रिगर्स जो मार्केट को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकती है। बीटीए एंड ऑयल प्राइसेस, ओके ठीक है। एंड लेट्स होप कि क्या वहाँ से निकलता है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बहुत कुछ निर्भर करेंगी कि इस समय जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो कैसे आगे एस्केलेट होती है या कैसे आगे थोड़ी न्यूट्रलाइज होती है। संजय साहब, अगर हम थोड़ा इस बीच जो और दूसरी चीज़ें आ रही, फॉर एग्जांपल 2 व्हीलर्स के नंबर काफ़ी इनकरेजिंग है, यहाँ ग्रोथ दिख रही है, रजिस्ट्रेशन में 6% की इंक्रीमेंट है, और पैसेंजर व्हीकल्स को छोड़ के अगर हम बाकी देखें तो कुल कमर्शियल व्हीकल या तमाम और दूसरी 2 व्हीलर्स भी, जैसा मैंने जिक्र किया, सब में ग्रोथ है। ये कुछ सिग्नल पॉजिटिव हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए, देन मार्केट इन पर पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। मेरे ख्याल से ये जो स्टेटिस्टिक्स हैं इनका महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में अर्बन कंजम्पशन में स्लो डाउन हो गया था और उसकी जो गिरावट है, ये उम्मीद की जा रही थी कि रूरल कंजम्पशन से वो सपोर्ट हो जाएगा। 2 व्हीलर्स की जो सेल्स है वो अधिकांश रूप में रूरल या सेमी अर्बन एरियाज में होती है, इसलिए ये जो नंबर है ये डेफिनेटली एनकरेजिंग है। साथ ही साथ जो वीट के गेहूं के जो उपज के नंबर्स आए, और इस साल जो ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का नंबर एस्टिमेट किया जा रहा है, उससे भी लग रहा है कि इस बार रूरल क्षेत्र में प्रॉस्पेरिटी जाने की संभावना है। हम सब जानते हैं कि आईएमडी ने भी फोरकास्ट किया है कि जो मानसून इस साल होगी वो उम्मीद की जा रही है कि एवरेज से 6% ज्यादा होगी। और जैसा सुनील जी ने कहा
कि ऑफ कोर्स ये महत्वपूर्ण है कि वो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में केंद्रित ना हो जाए, ना ही कि किसी एक छोटे समय के अंतराल के अंदर आए ताकि बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाए। अगर इवनली स्प्रेड होता है तो रूरल कंजम्पशन डेफिनेटली उससे प्रेरित होगा। लेकिन जो आपने सवाल उठाया था कि मार्केट किस सिग्नल्स को देखेगा, तो उस कंटेक्स्ट में मैं छोटी छोटी चार बातें रखना चाहता हूँ। सबसे बड़ी सिग्नल जो बाजार इस बार देखेगा वो रिसेंट पास्ट में मार्केट के बिहेवियर को देखेगा। अगर आप देखें तो सितंबर अक्टूबर 24 से लेकर जब मार्केट की गिरावट हुई तो हमने देखा कि लार्ज कैप सेंसेक्स और निफ्टी में करीब करीब 10% की गिरावट हुई। ये उस बैकग्राउंड में हुई जबकि एफआईआई की सेलिंग इसी पीरियड में करीब करीब 2 लाख करोड़ की थी। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस इतनी बड़ी सेलिंग में हमारा बाजार कोलैप्स कर जाता। इनफैक्ट 10% की जो गिरावट है वो तो कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो लेसन नंबर 1 है जो इस बाजार ने दिखाया हमें कि बहुत मुश्किल है आज के कॉन्टेक्स्ट में भारतीय बाजार को नीचे दबा के रखना। दैट इज लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 2 कि इस गिरावट के दौर पे भी एसआईपी के नंबर्स कम नहीं हुए, और अगर आप मई के नंबर्स को इग्नोर कर दें तो एवरेज जो म्यूचुअल फंड का मोबिलाइजेशन था वो करीब 25,000 करोड़ के आसपास था। तो जो डोमेस्टिक फ्लो है वो दूसरी लेसन है इस गिरावट की और वहां से रिकवरी की। तीसरी बात जो है वो ये कि जब बाजार का सेंटिमेंट पॉजिटिव रहता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करते हैं लार्ज कैप को। इनफैक्ट सिट्रस एडवाइजर से हर साल जनवरी के महीने में हम लोग एक स्टडी प्रेजेंट करते हैं कॉल्ड टॉप 10 इश्यूज। हमने टॉप 10 इश्यूज ऑफ 2025 में कहा था कि ये संभव है कि जब हम 2025 साल खत्म करेंगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स लार्ज कैप इंडेक्स को आउट परफॉर्म करेंगे। ईयर टू डेट अगर आप अभी देखें तो मिड कैप इंडेक्स लार्ज कैप इंडेक्स से करीब 2.5% पीछे है और स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो करीब 7.5% पीछे है। लेकिन मार्केट का सेंटिमेंट अगर आगे जाके बिगड़ता नहीं है तो इस सेगमेंट में भी आपको तेजी मिलने की संभावना है। और चौथी बात ये कि जब बाजार नीचे आता है तो एनालिस्ट एस्टिमेट्स डाउनग्रेड करते हैं और बाजार जब ऊपर जाता है तो आप देखेंगे कि एनालिस्ट जो है वो एस्टिमेट्स अपग्रेड करते हैं। जनवरी 2025 में आपके लिए स्टॉक्स का चुनाव करना बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि स्टॉक्स की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। जून 2025 में स्टॉक प्राइसेस में करेक्शन हुए हैं और अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट हुआ है। अब आपको रीजनेबल वैल्यूएशन पर ज्यादा स्टॉक्स चुनने की उपलब्धि हो रही है। तो वो मेरे ख्याल से एक बाजार की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है और जो आपको आंकड़ों में भी दिख रहा है कि जो रिकवरी हुई है उसमें स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा रिकवरी हुआ है बजाते कि लार्ज कैप। जी, नहीं, ये 2-3-4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण रहेंगी बाजार के लिए और खासतौर पे मिड और स्मॉल कैप का भी एक बड़ा फोकस एरिया रहता है। तो एक रिकवरी आप बता रहे हैं कि वहाँ पर भी होती हुई दिखी है और वो रिकवरी मिड और लार्ज कैप से भी ज़्यादा है, तो ये भी गौर करने लायक बात है। गौरांग साहब, एक और सेक्टर जो मैंने अभी जैसे ऑटो की बात की है, थोड़ा सा जिसने एक सिल्वर लाइनिंग दिखाई इस माहौल में भी, वो है आईटी। वहां पर आपको क्या गुंजाइश दिखती है? क्या आगे भी इसी तरह का सिनारियो बना रहेगा या फिर ये जस्ट एक फ्लिप था? विपिन जी, मैं ज्यादा पुराने इतिहास में तो आपको लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी हाल ही में 2 अप्रैल को माननीय राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा की। घोषणा करने के पश्चात मेरे ख्याल से काफी कुछ लोगों ने आईटी क्षेत्र के ऊपर मरणोपरांत लेख लिया था, ऑबिटरी लिख ली थी। और आज की आप फास्ट फॉरवर्ड कीजिए परिस्थिति, तो मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन तरीके से आईटी क्षेत्र ने अपने आप को संभाला। और जिस प्रकार से चौथे तिमाही के पश्चात, पिछले वित्तीय वर्ष के जो चौथी तिमाही के नतीजा है उसके पश्चात जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी है कारोबार को लेकर के, वो हमें किसी प्रकार में नकारात्मक नहीं लगी, लेकिन हाँ सूझबूझ समझ और थोड़ा बहुत सचेत रह करके टिप्पणियां करी है भविष्य के कारोबार को लेकर के। अब अमेरिका मंदी की चपेट में जाता है या फिर धीमापन आता है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि अब पहला हफ्ता दूर नहीं है जुलाई का, जहां पर वो बुद्धिमानी जीव अपने मन की बात जो वो आपके और हमारे समक्ष रखेंगे टैरिफ को लेकर के और
बीटीएस या एफटीएस को लेकर के। तो मेरा ये मानना है कि आईटी क्षेत्र शायद छोटी मध्यम अवधि में दिक्कत आ सकती है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर आप लंबी अवधि की बात करें तो हमारी रिसर्च टीम को आईटी क्षेत्र पसंद आता है, और हमारी पसंद में आईटी क्षेत्र में छोटी, मझौली और दिग्गज सभी प्रकार की कंपनियां जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। जी, ठीक है। तो गौरांग साहब इस बात को कह रहे हैं कि आईटी के ऊपर वो मरणोपरांत या पॉस्टमस या इस तरह का टैग मतलब का नहीं है, और इनफैक्ट उनकी राय है कि किसी भी तरह की आईटी कंपनी, चाहे वो स्मॉल हो, मिड हो या लार्ज कैप की हो, उस पर वो बुलिश हैं। अभिषेक जी, एक और, क्योंकि इतनी बात हो रही है ट्रंप की और हर दूसरी लाइन में उनका जिक्र आ रहा है, तो एक और झगड़ा जो है वो अपने ही घर के अंदर कर रहे हैं, और वो है उनके जो सेंट्रल बैंक हेड है उनके साथ, और ब्याज दरें वहाँ पर नहीं घटाई, और उस बीच तो उन्होंने क्या क्या लिख दिया ट्विटर पे। तो ये जो घटती तो शायद बहुत अच्छा रहता हमारे मार्केट्स के लिए, लेकिन उसके रिलेशन में हम अपने मार्केट्स को कैसे देख सकते हैं आगे चलते हुए? शायद वो घटती हुई नजर आएंगी, लेकिन फिलहाल तो नहीं घटी, लेकिन ट्रम्प का प्रेशर लगातार है, और वो तो क्या क्या नहीं कह रहे हैं। विपिन जी, मिक्स सिग्नल है। मेरे हिसाब से अब फेड भी जो है वो थोड़ा वॉचफुल तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि अमेरिका के खुद के जो सिचुएशन है उसको मद्देनजर रखते हुए ही वो अपनी वहाँ की पॉलिसी को गवर्न करेंगे। एंड ये हमें सबको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट एजेंसीज होती है, एंड उनकी डिसीजन मेकिंग वहाँ के इन्फ्लेशन कंडीशन को देख के, मनी सप्लाई को देख के बनाई जाती है, ना कि किसी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शन पे। आइडियली तो ऐसा ही होना था, बट हर जगह शायद ऐसा ना हो, ये जरूरी नहीं, बट अभी के लिए तो यहाँ पे तो ये ट्रेंड प्ले कर रहा है। सो मुझे उसमें ज्यादा कुछ नेगेटिव ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ही वहां पे जो है फेड ने रिएक्ट किया है। हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से हमारे यहाँ पे आरबीआई डेफिनेटली काफी प्रोएक्टिव रही है, और अभी रिसेंटली उन्होंने 50 बेसिस के हिसाब से जो है रेट कट किए। सो उस तरह से देखें तो डाउनवर्ड ट्रेंड पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं। जहां तक रेट कट की बात है, एक ट्रेंड में है, हर बार देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से वो आ रहा है, एंड आगे भी कंटिन्यू हो सकता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बट अब इसे प्रेडिक्ट करना, जिस तरह से एक अटकलें लगाते रहते हैं कि भाई अब अगले क्वार्टर में क्या होगा, या दूसरे देशों के प्रकार से क्या होगा जिसकी वजह से हमारे फिर डायरेक्शन बनती है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी का माहौल है एंड काफी ज्यादा हो गया है। सो अब यहाँ पे तो डेफिनेटली एक वॉच डॉग के हिसाब से जो सबका रोल है वो तो पूरी तरह से हो ही रही है। एंड अगर हम सेक्टर की बातें कर रहे थे तो अगेन कुछ सेक्टर ऐसे भी होते हैं जिनका एक आप ट्रेंड देख सकते हो कि अगले 6 से 12 महीने तक वो शायद फेवर में रहेंगे। हर साल आप कभी भी देखें, आपको ऐसा एक ट्रेंड देखने को मिलता है अलग अलग सेक्टरों में। इस साल मुझे लग रहा है कि आज की जो हालात हम देखते हुए जा रहे हैं, वहां पे एक डिफेंस एंड हेल्थ केयर, ये जो दो सेक्टर है ना, वहां पे डेफिनेटली एक हमें देखने को मिल सकता है कि अट्रैक्शन रहेगा। एंड फॉर द ऑब्वियस रीजंस कि जब वॉर होता है तो डिफेंस ही ये जो है वो, चाहे वो यूरोप हो, इंडिया हो या कोई भी देश हो, अपना डिफेंस बजट बढ़ा देती है। एंड डिफेंस बजट बढ़ाते ही अगेन ये काफी कंट्रोल्ड कंपनीज होती है, बहुत सारी ऐसी कंपटीशन नहीं है कि आप रातों रात आप ले आओ। तो ये एक ऐसा सेक्टर होता है जहां पे आप देख सकते हो कि एक लॉन्ग टर्म आपको व्यू बन जाता है कि आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो कि किस तरह की चीज की डिमांड अभी आने वाली है। और दूसरी बात है कि अगर वॉर हो रही है तो ऑफकोर्स कोलैटरल डैमेज होता है, तो फिर मरहम लगाने के लिए भी हमें कुछ चाहिए, तो हेल्थ केयर एक दूसरा ऑब्वियस सेक्टर है। सो ये डिफेंस एंड हेल्थ केयर मुझे लग रहा है सेफ प्ले है, रादर देन वेंचरिंग इट आउट इन एनी अदर सेक्टर जिसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी काफी हाई हो सकती है एंड ग्लोबल क्यूज से भी अफेक्ट हो सकती है। राइट, डिफेंस और जो कि बहुत ही टॉक्ड ऑफ सेक्टर है इस समय, और दूसरा आप हेल्थ केयर कह रहे हैं, तो बिल्कुल इस पर मैं तो इवन सबकी भी राय आगे चलते हुए लेना चाहूँगा। एक ब्रेक लूँ उससे पहले एक सवाल मैं चलते चलते अनुज जी आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे थे अमेरिका की और वहाँ के फेडरल रिजर्व की, और उससे कनेक्टेड है हमारे FIA बंधु। अभी तो थोड़ी सेलिंग थमती हुई सी दिख रही है, उधर ब्याज दरों में वैसे अभी कोई कटौती नहीं हुई, वो एक अलग बात है, लेकिन क्या वापस से कॉन्फिडेंस लौटता हुआ दिख रहा है FII का इंडिया के ऊपर? देखिए, FIIs ना किसी के सगे नहीं है, और ना उनको भारत से कोई विशेष प्यार था, ना उनको भारत से कोई विशेष बैर था। जब वो भारत में जी तोड़ के पैसा लगा रहे थे तो वो इसलिए लगा रहे थे क्योंकि हर साल उनको 30-40% रिटर्न बन रहा था। जब वो भारत से पैसा ले जा रहे थे तो इसलिए ले जा रहे थे क्योंकि किसी और मार्केट में उनको 30-40% पैसा बन रहा था। देखिए, ये वो पैसा है जिसके पास एवेन्यूज़ की कमी नहीं है, तो वो उन मार्केट्स में जाता है जहाँ मोमेंटम हो रहा है। भारतीय मार्केट में पिछले 2 साल से मोमेंटम की कमी थी, तो इसके लिए आप इस तरीके की FII सेलिंग देख रहे थे। अगर आपने ऑल टाइम हाई निकाला
तो आप देखिएगा वापस एफआई का पैसा बिल्कुल भारतीय मार्केट को चेज करेगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो वैसे थोड़ी बहुत बातें शुरू हो गई। गौरांग साहब ने आईटी का नाम दिया, अभिषेक जी ने कहा डिफेंस और हेल्थ केयर, लेकिन हम सभी एक्सपर्ट से जानेंगे कि अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए थोड़ा एक शॉर्ट टर्म में भी और थोड़ा लॉन्ग टर्म में भी आप कहाँ किन सेक्टर्स पे, पर्टिकुलर किन स्टॉक्स पे नज़र रख सकते हैं और कैसे मार्केट को इस पूरे थोड़ी अनसर्टिनिटी वाले सिनेरियो में अपने हिसाब से जज कर सकते हैं, ताकि सेफ बेट रहे, नुकसान ना हो, फायदा ज़रूर होता रहे। छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा मार्केट स्पेशल्स और हम कह रहे हैं कि मझधार में है बाजार, क्योंकि एक तरफ 2 हफ्ते का कह लीजिए युद्ध विराम सब मिल गया है, लेकिन युद्ध तो रुका नहीं है। आगे किस तरीके से चीज़ें बदलती है, क्या अमेरिका यहाँ से अपना रुख करता है, क्या ये लड़ाई और एस्केलेट होती है, या फिर वो बातचीत जिसकी कभी कभी बात हो जाती है कि अभी भी गुंजाइश बाकी होके चीज़ें थोड़ी शांति की तरफ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें क्योंकि बाजार को इम्पैक्ट करती है और जिस जगह लड़ाई हो रही है वहाँ से सीधा सीधा कच्चा तेल जुड़ा है, इसलिए बाजार के लिए थोड़ा और ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके इर्द गिर्द बातें और साथ में भारत की अपनी इकोनॉमी, उसका अपना बाजार, उसका अपना मार्केट, उसके अपने सेंटिमेंट्स, वो कितना रोल प्ले करते हैं और उस लिहाज से बाजार को हम कैसे देखेंगे, इस मझधार से वो कैसे बाहर निकलेगा और कौन सी दिशा पकड़ेगा, किस तरफ जाएगा, ये सारी बातें चल रही थी। तो ब्रेक से पहले हमारे सभी मेहमानों ने ये पूरी सिचुएशन को एनालाइज किया कि कैसे देखें इसे, कैसे समझें, और थोड़ी बहुत बातें ज़रूर हुई कि कहाँ पर नज़र रखी जाए, कहाँ पर सेक्टर्स पकड़े जाएं। लेकिन अब थोड़ा खुलकर उस पर बात करते हैं। तो सुनील सर, जैसा मैंने कहा थोड़ी थोड़ी बात हुई, आईटी की बात हो गई, डिफेंस, हेल्थ केयर, आपसे भी समझूंगा कि आप अभी कौन सी थीम्स को आगे यहाँ से चलता हुआ देख रहे हैं, तुरंत में भी और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लें वो भी, और साथ में डिफेंस के ऊपर मेरा एक सवाल और जोड़ देता हूँ, क्योंकि अभिषेक जी ने जिक्र किया और बहुत ही मतलब टॉक्ड ऑफ थीम है, लेकिन इसमें अब कितना जूस बाकी है, क्या वो वैल्यूएशंस वहाँ पहुँच गए हैं कि अभी भी उनमें और पैसा बन सकता है, मतलब थोड़ी गुंजाइश है, या अब थोड़ा आपको देखभाल के चलना होगा? तो पहली चीज मैं कहूंगा कि मार्केट की अगली जो सेक्टरल मूव होगी वो एफआईएस के जरिए होगी, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लोज कंसिस्टेंटली रहे हैं मार्केट में और उनकी जो पहचान वाली और पसंद वाली चीजें वो खरीद रहे थे। वो 6 महीने की अगर बात करें और रिटर्न को देखें तो सबसे मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रिलेटेड टू निफ्टी रहा है आईटी, क्योंकि डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स की उतनी उधर दिलचस्पी नहीं थी, शायद वो टैरिफ की वजह से हो, जो भी है। तो करीबन 17% का आपको देखा है अंडर परफॉर्मेंस। तो मेरे ख्याल में जब एफआईएस वापस आएंगे, आईटी उनके लिए एक पसंदीदा सेक्टर होगा। तो एक कॉन्ट्रा प्ले के जरिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मैं आईटी की एक जोरदार वापसी देख रहा हूँ। इससे मैं सहमत हूँ जो कि अपने फेलो पैनलिस्ट ने बताया था। सेकंड, आपने बात किया, जिक्र किया डिफेंस की, और मैं सहमत हूं कि डिफेंस की आउटलुक बहुत पॉजिटिव है, अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर एक स्मॉल सी चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो डिफेंस में रैली है पार्टली सेंटिमेंटल है, क्योंकि इंडो पाक वार हमने जीता, हमारे डोमेस्टिक आत्मनिर्भरता के कारण भी जीता, तो वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। मगर खास करके क्या बदलाव हुआ है डिफेंस में, मेरी भी आउटलुक पॉजिटिव है और वैल्यूएशंस में ज्यादातर ये पॉजिटिव कैप्चर हो चुका है, थोड़ा लंबी अवधि रखने का है। मगर एक बिग चेंज जो हो रहा है कि हैंडओवर ऑफ लीडरशिप फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि ये जो वॉर में हमने जो जीत हासिल की है उसके पीछे थी ड्रोन्स, यूएवीज, मिसाइल्स, यानी सब मॉडर्न डे वॉरफेयर, और वहां पे हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां बहुत अपना उन्होंने सक्षम दिखाया है और प्रोडक्शन ऑफ ड्रोन्स इसमें उनकी हाई क्वालिटी रही है। उसके कारण एक्सपोर्ट बुक में मैं बहुत बड़ी एक ग्रोथ देख रहा हूं, नॉट ओनली विद अदर एशियन कंट्रीज बट यूरोप में, जहां खास करके नेटो की अलायंस अभी उतनी मजबूत नहीं है, अमेरिका अपना हाथ छोड़ रही है वहां पर, तो हर यूरोपियन कंट्री अपना ओन डिफेंस बजट को बढ़ा रहा है और नेचुरली वो खरीदेगा तो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजिकल एम्युनिशंस खरीदेगा, और उसमें हमारी प्राइवेट सेक्टर ने अपना सक्षम दिखाया, और बहुत से अनलिस्टेड भी है जो आगे लिस्ट होंगे। तो अगर ध्यान आप प्राइवेट सेक्टर पे देंगे डिफेंस पे और थोड़ी लंबी अवधि रखेंगे तो इट्स एन एक्सेलेंट सेक्टर, बिकॉज ओवरऑल डिफेंस सेक्टर की बिजनेस मेरे ख्याल में 20% पर एनम 5 साल तक बढ़ सकती है, और उसमें एक्सपोर्ट्स 23,000 24,000 के लेवल से 50,000 तक
पहुंच सकती है। तो डेफिनेटली मैं पॉजिटिव हूँ शॉर्ट टर्म में थोड़ा। और इसमें डिफरेंस इंडेक्स में 75 to 80% पीएसयू कंपनीज है, इसलिए इंडेक्स को हाथ में लेकर मत जाए। एक पूरी डाइवर्सिफाइड डिफेंस पोर्टफोलियो 15-20 स्टॉक, जहां पे 60-65% प्राइवेट सेक्टर की स्टॉक्स को रखे, तो आने वाले दिन आपके लिए अच्छे होंगे। तीसरी बात जो मुझे लग रहा है, जो एक कॉन्ट्रा प्ले आज के दिन में लग रहा है, और आज की जो आरबीआई की जो ईएमआई वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो है पब्लिक सेक्टर बैंक की। क्योंकि अब की जो बैंकिंग सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है ब्रॉडर मार्केट को, वो प्राइवेट सेक्टर के तौर पर किया है। क्योंकि ये जो टैक्स का गिव अवे था और रेट कट्स थे और ईएमआई की कटौती होगी, उसमें प्राइवेट सेक्टर बहुत जल्द एक्ट करेगा और प्रॉफिट्स हासिल कर लेगा, ये उम्मीद स्टॉक प्राइस में है। पब्लिक सेक्टर बैंक जरूर पीछे है इसमें, मगर जब कॉर्पोरेट लेंडिंग पिकअप होता है, जब प्राइवेट कैपेक्स की शुरू होती है, तो ये प्रोजेक्ट फाइनेंस का जो राहत दिया है, वो इस प्रोजेक्ट फाइनेंस लेंडिंग सेगमेंट को, जैसे कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं जैसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ये वाले, बट पब्लिक सेक्टर बैंक्स सबसे बड़ी फाइनेंसर्स होते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस का, तो इसलिए उनको ये सबसे बड़ी एक एडवांटेजेस चीज है। और थोड़ा लंबी अवधि रखने से मेरे लिए आज पब्लिक सेक्टर बैंक एक कॉन्ट्रा प्ले है, जो आपको फ्यूचर में अच्छी रिटर्न्स दिलवा सकते हैं। और उसके अलावा मेरे ख्याल में रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी जो रेट कट का फायदा होना चाहिए था, भी पिछले 6 महीने की बात करें, रियल एस्टेट डाउन 8% है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी डाउन है, तो दोनों में एक कैचअप रैली अभी बाकी है। क्योंकि फेस्टिवल सीजन में दिवाली बोनस के साथ आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो और रियल एस्टेट, और ये ईएमआई की जो कटौती होगी आरबीआई के रेट कट के ट्रांसमिशन पर, वो सबसे ज्यादा आपको हाउसिंग लोन में दिखेगी। क्योंकि लंबी अवधि की लोन है तो थोड़ा बहुत ईएमआई घटता है, फिर भी आपके घर जो आप खरीद सकते हैं, वो शायद एक और बेडरूम आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरे लिए अभी भी रेट सेंसिटिव सेक्टर्स में एक पॉजिटिव रुझान रखना जरूरी है। राइट। अनुज जी से भी लगे हाथ ये सवाल पूछ लेता हूं। बैंकिंग और पीएसयू बैंकिंग की बात हो रही, तो बैंकिंग शेयर्स एक बार फिर से फ्लेवर में लौटें, और वो आरबीआई ने पहले भी जो किया और अभी भी जो लगातार वो करते जा रहे हैं, इस पर आपका भी टेक दे दीजिए सर। देखिए, इसमें एक चीज़ जो क्लियर है कि पिछले 3-4 दिन से एफआई की सेलिंग रुकी है। आई थिंक एक पहला तो सपोर्ट वहाँ से मिला। दूसरा, आई थिंक ख़राब खबरों के बावजूद कुछ स्टॉक्स जैसे कि एचडीएफसी बैंक, इन्होंने गिरना बंद करा। आई थिंक आरबीआई पॉलिसी के बाद जो सपोर्ट मिला था बैंकों को, वो कुछ हद तक गायब हुआ था, लेकिन वहाँ पर अब बाइंग वापस शुरू हुई है। शॉर्ट्स काफ़ी हैं इस समय एफआईएस के, और मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर शॉर्ट शायद बैंक निफ्टी में होंगे। तो अगर मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ा तो बैंक निफ्टी शायद उसको लीड करे, एंड इन दैट केस बैंक निफ्टी एक बार फिर से, जैसे पिछली बार किया था, उसने शायद पहले ऑल टाइम हाई लगाए कंपेयर टू निफ्टी। चलिए, तो बैंकिंग सेक्टर ऐसा है जिसपे सारे लोग थोड़े बुलिश लग रहे हैं, तो उधर एक नज़र रहेगी। संजय साहब, एक तो ये जो थीम्स जिनकी बातें हो रही हैं उस पे आपका रुख, और आपकी कोई पर्टिकुलर थीम पे नज़र, चाहे हम मॉनसून पकड़ लें या कोई और डोमेस्टिक सेक्टर ऐसा पकड़ें जहां पर शायद नज़र यूं ना जाती हो, लेकिन आगे चलते हुए आपको लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे? तो देखिए, बहुत सारे सेक्टर्स तो ऑलरेडी डिस्कस हो गए और उनमें काफी सेक्टर्स हैं जो आकर्षक हैं। लेकिन इनमें दो सेक्टर्स हैं खास करके जो मैं अलग से मेंशन करना चाहूंगा। पिछले साल सरकार की स्पेंडिंग बैकफुट पे रही, और उसके कारण जो ईपीसी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज थी, उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। आप देखेंगे कि कंपनीज ने गाइडेंस जो दिया था, वो गाइडेंस भी वो मीट नहीं कर पाए, और बाजार ने इसके कारण उनको पनिश भी किया। हमारे लिए एज इन्वेस्टर्स इससे एक फायदा ये हुआ कि ये जो ईपीसी की कंपनीज हैं, आज के बाजार में वो आपको टीन्स, मिड टीन्स की वैल्यूएशन पे मिल रही है, और सरकार फाइनेंशियल ईयर 26 में फ्रंट फुट पे है स्पेंडिंग पे, तो ऑर्डर भी ज्यादा फ्लो करेगा और एग्जीक्यूशन की क्षमता भी उनके पास अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से ये सेक्टर जिसने कि बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं दिया है, एक दो लार्ज कैप को अगर आप छोड़ दें, तो इसमें मेरे ख्याल से आपको अभी अगले कुछ महीनों में अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इसी से संबंधित मेरे ख्याल से कैपिटल गुड्स का भी सेक्टर है, जहां पर मैं इतना आपको आगाह कर दूं कि इनमें वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं, लेकिन जिस तरह की मॉडर्नाइजेशन और जिस तरह की डेवलपमेंट हमारी पावर सेक्टर में हो रही है, मेरे ख्याल से वैल्यूएशन रिच होने के बावजूद भी मल्टीनेशनल कैपिटल गुड कंपनीज में इस लेवल पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तीसरा जो मेरे ख्याल से एक सेक्टर है जो बेनिफिशियरी है आरबीआई के रेट कट का, वो है मेरे ख्याल से एनबीएफसीज। क्योंकि अनलाइक बैंक्स, एनबीएफसीज को रेट कटने के बाद
फंडिंग जो वो होलसेल फाइनेंसिंग बैंक से उठाते हैं वो उनको और भी नीचे दरों पे मिल जाती हैं, और इसके कारण उनका मुनाफा बढ़ जाता है। मेरे ख्याल से एनबीएफसी के समूह के अंदर जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनके लिए ये साल ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि रेट कट के कारण एक तो डिमांड बढ़ेगा, और साथ ही साथ इनको अपने होलसेल फंडिंग जो है वो भी अच्छे दरों पे मिलेंगी। तो मेरे ख्याल से ये भी एक सेक्टर है जिसको हम इस साल देख सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की आप बात करें गौरांग साहब, रियल स्टेट एज अ प्ले, अभी तो खैर लग्जरी रियल स्टेट में कुछ ऐसी खबरें आ गई कि वो हमने देखा कि चला, उसका इम्पैक्ट भी, और ये एनबीएफसी माफ़ कीजिए जो आरबीआई का डिक्लेरेशन है उससे भी रियल स्टेट के प्लेयर्स में कुछ एक रौनक दिखी। लेकिन लॉन्ग टर्म एक बहुत लंबा साइकिल हमने देख लिया रियल स्टेट के अंदर। अच्छी बात है अगर वो इसी तरह से चलता रहे, लेकिन थोड़े थोड़े उसमें अब ब्लिप्स भी आते दिख रहे हैं। हालांकि जैसा मैंने कहा कि लग्जरी रियल एस्टेट एक बार फिर से, चूंकि एक बड़ी खबर मार्केट में आ गई, इतने कम समय में इतने करोड़ की डील हो गई और ये तमाम चीजें लिस्टेड प्लेयर की तरफ से, लेकिन ओवरऑल इस प्ले को आप कैसे देख रहे हैं? क्या अभी भी इस थीम में जूस बाकी है? और मॉनसून में थोड़ा मामला ठंडा रहता है, बट स्टिल एक लॉन्ग टर्म गेम की तरह आप कैसे देख रहे हैं? नहीं नहीं विपिन भाई, पहले तो ये विचारधारा आप ठीक कर लीजिए कि मानसून में निर्माण कार्य ठप हो जाता है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं। पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी ने सीमेंट क्षेत्र में भी योगदान दिया है, पहले आपको याद होगा एक सीमेंट कंक्रीट स्लैब को सुखाने के लिए 3 हफ्ते यानी कि 21 दिन लगते थे। आज वही सीमेंट कंक्रीट स्लैब आपका मेरे ख्याल से 3 या 4 दिनों में तैयार हो जाता है और आपका निर्माण कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ता है। अब फास्ट फॉरवर्ड बाकी अन्य जो प्रोडक्ट बनते हैं सीमेंट क्षेत्र में, और सीमेंट एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी चर्चा मेरे ख्याल से ज्यादा होती नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा योगदान होता है। रियल एस्टेट सेक्टर, जहां तक मेरी जानकारी अगर सही है, तो सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है जितना भी सीमेंट का उत्पादन हमारे भारतवर्ष में होता है। तो देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर में भी बहुत सारी नीतियां बदली। पहले क्या था कि ये एक विपिंग बॉय जिसे हम कहते हैं ना, बाजार नीचे आता था तो पहले सबसे पहले धराशायी रियल एस्टेट सेक्टर हो जाता था। अब क्योंकि नीतियों में बदलाव हुआ है, रेरा वगैरह आई है, बाकी अन्य नीतियां आई हैं और थोड़ा अनुशासन आया है रियल एस्टेट सेक्टर में, तो हमारी जो रिसर्च टीम है रियल एस्टेट सेक्टर पसंद आता है। और निर्माण कार्य जहां की बात है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर भी जोड़ देते हो, और जिस प्रकार से प्रयास सरकार के तरफ से, आप अफोर्डेबल हाउसिंग ले लीजिए, हाउसिंग फॉर ऑल ले लीजिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ले लीजिए, मेरे ख्याल से ये क्षेत्र आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ एक ही गुजारिश या विनती ये होगी कि अभी भी ये हाई बीटा है, तो अगर आप आखिरकार निर्णय लेते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करने के लिए, तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता भी थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ होनी चाहिए। और एक बात बोलना चाहूंगा, वो जो प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे थे, 11,000 करोड़ का प्रोजेक्ट डीएलएफ का, 1 हफ्तों में पूरा सोल्ड आउट हो गया था। हाँ जी, और उसी वजह से हमने देखा कि थोड़ी सी लग्जरी हाउसिंग की फिर से बातचीत हो रही है और दूसरे स्टॉक्स में भी वहां पे जंप आया। तो रियल एस्टेट एक थीम आपको पसंद है, सीमेंट की आपने बात की, इसके अलावा आप और क्या देख रहे हैं गौरांग साहब? चलिए, आपके दर्शकों, सीएनबीसी आवाज के दर्शकों की समझ को थोड़ा सरल करने का प्रयास करता हूं मैं। 6 क्षेत्र अच्छे लगते हैं। वित्तीय क्षेत्र की बात हुई है, काफी चर्चा हुई, तो वित्तीय क्षेत्र में पूरा ब्रह्मांड आ जाता है विपिन भाई। सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक, मजबूत एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, स्मॉल पेमेंट बैंक्स। इसके अलावा हमें क्या अच्छा लगता है, रक्षा क्षेत्र, कैपगुड्स इंजीनियरिंग, ऊर्जा क्षेत्र मेरे ख्याल से जिक्र नहीं हुआ, लेकिन ऊर्जा क्षेत्र भी मेरे ख्याल से जिस प्रकार के सरकार की नीतियां रही है, एक अच्छा योगदान देने की संभावना है। और आप एक बड़ा टावर खड़ा कर लीजिए, लेकिन उस टावर में ऊर्जा यानी कि बिजली अगर नहीं होगी, या फिर किसी भी कमर्शियल आप कॉम्प्लेक्स को देख लीजिए, तो ऊर्जा क्षेत्र है, ऑटो क्षेत्र है और सीमेंट क्षेत्र, ये कुछ 5 या 6 क्षेत्र है जहां पर हमारी गुजारिश ये होगी कि आप पहले दिग्गजों पर ध्यान दें और फिर कुछ चुनिंदा मौजवाली कंपनियों पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। जी ठीक है, तो काफ़ी सारे सेक्टर्स यहाँ पर गौरांग साहब ने बताया जिसमें उनको उम्मीद नज़र आती है, और इनफैक्ट हर तरह की कंपनी, हर वैल्यूएशन की कंपनी उसमें वो कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं, बट ये है कि वो एक अच्छे प्लेयर्स होने चाहिए। अभिषेक साहब, हालांकि आपने 2 डिफेंस और हेल्थ केयर पहले बताए, लेकिन डेफिनेटली सिर्फ 2 चीज़ें नहीं होंगी आपकी पॉकेट में, आपकी नज़र में और 3 या 4 सेक्टर अगर आपसे पूछूं जहां अब आप अगले 2 से 3 महीने में अपनी नज़र रखेंगे।
तो विपिन जी, मैं रिस्ट्रिक्ट करूंगा ये दो सेक्टर में, बिकॉज आज का जो माहौल है वहाँ हम इस तरह से नहीं प्लेस्ड हैं कि मार्केट का ट्रेंड एकदम ही हमारे लिए क्लियर कट डिफाइंड है। एंड अगर वॉलेटाइल मार्केट होता है तो आप हमेशा देखेंगे कि जो सेफ जोन होता है किसी भी इन्वेस्टर का, कि हम सेफ्टी की तरफ भागेंगे जहां हमको रीजनेबली पता है कि अर्निंग्स की विजिबिलिटी है, वॉलेटिलिटी कम है, तो वो टिपिकली ट्रेडिशनल टच एंड फील वाली जो है उस तरह के सेक्टर्स होते हैं। जैसे सपोज एफएमसीजी एक आप एक सेक्टर ले सकते हैं जहां पे आपको इस तरह की एक स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि डोमेस्टिक फैक्टर से ही वो ज्यादातर इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, मानसून से वो ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो जैसे ये एक सेफ्टी सेक्टर हम पकड़ सकते हैं। आईटी भी नॉर्मली होता है, बट आज के सिनेरियो में जिस तरह से ग्लोबल प्ले चल रहा है, इसे मैं अभी फिलहाल के लिए थोड़ा साइडलाइन करूंगा। एंड डिफेंस और हेल्थ की जब हम बात कर रहे हैं तो अगेन यहाँ पे भी एक वाइड एरिया है प्ले करने का, जहाँ पे हम अगेन सिलेक्टिव हो सकते हैं। अगर ट्रेंड भी देखें, इस हफ्ते का ही ट्रेंड हम देखें, तो अभी के स्क्रीन पे जो सेक्टोरियल परफॉर्मेंस है, निफ्टी की सेक्टोरियल परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इंडाइसेस की, वो टोटली डिफरेंट पिक्चर बता रही है। कोई इंडाइसेस 1.5% ऊपर है तो वहीं कोई दूसरी सेक्टर इंडाइस 1.5% माइनस है। इसलिए मुझे लग रहा है कि बहुत सारे सेक्टरों के साथ जाना बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली सही नहीं होगा। आई रादर बाय ETF निफ्टी। अगर मुझे इतना ही अगर निफ्टी पे प्ले करना हो या पूरे सारे इंडेक्स पे प्ले करना हो, बट सिलेक्टिव होना ज्यादा बेटर स्ट्रैटेजी होगी अगर आपको एटलीस्ट अपने रिस्क को एक थोड़े लेवल पे तो मिनिमाइज करने की अपॉर्चुनिटी अगर आपको देखनी है। ओके, दैट इज ये एक और तरीका है अपनी स्ट्रेटेजी को डिज़ाइन करने का। सुनील साहब, काफ़ी दिनों से, अब ये तो अब पूरे हम सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहे हैं, लोगों ने पिछली कुछ वक्त पहले प्राइमरी मार्केट से भी ठीक ठाक पैसा बनाया, लेकिन अभी वहाँ थोड़ी शांति सी है, तो वहाँ कोई खलबली आती हुई आने वाले वक्त में? हाँ, कुछ दिग्गज आईपीओ की बात हो रही है ना। इसका सिरकर सबके मुंह में है। स्टॉक स्पेसिफिक तो मैं नहीं कर सकता हूँ, बट एनएससी का आपने देखा, फिर एचडीबी का देखो, ये सब बड़ी कंपनियां हैं, बहुत उम्मीद है इनके ऊपर। तो डेफिनेटली प्राइमरी मार्केट में रुझान वापस आ जाएगी जैसे ही ये इंटरनेशनल माहौल की जो अनसर्टेनिटी थोड़ी है। तो जो इश्यू लाने के जो लोग हैं वो भी थोड़ा वेट कर रहे हैं। एक्चुअली अगर लाते अभी तो रिस्पांस अच्छा मिलेगा, इसमें मेरी को कोई गुंजाइश नहीं है, मगर वो वेट कर रहे हैं कि क्यों ना बेहतर एक स्थिति में आ जाए। तो जरूर एक क्वार्टर में देख रहा हूं कि क्या आपको आईपीओ की वापस एक बड़ी फ्लो दिखेगी। तो खैर, जब वो आएंगे तब उन पे अलग से हम बात करेंगे, लेकिन वहाँ पे भी मौके बनेंगे। एक चलते चलते एक सवाल, चूंकि अर्निंग सीजन की बात हुई थी और आपने कुछ कहा भी था अनुज जी, तो मैं उम्मीद करूँगा, जैसे हालांकि सुनील जी कह रहे थे कि लंबा 2 महीने का रहता है पूरा पीरियड, ऐसा नहीं कि वो आपको एक दिन में पिक्चर समझ में आएगी, लेकिन फिर भी उम्मीद क्या कर सकते हैं? कुछ बढ़िया रहेगा हमारे लिए या ठीक ठीक ही बात रहेगी? देखिए, अर्निंग सीज़न पिछले कई क्वार्टर से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इम्प्रूव होगा, हो नहीं रहा है। और पिछला क्वार्टर भी ख़राब ही रहा था, लेकिन पिछला क्वार्टर इतना ख़राब नहीं था जितना Q3 था। Q1 से मुझे काफ़ी उम्मीद है। मेरा ये मानना है कि इकॉनमी में अब वो टैक्स कट, रेट कट्स, इन सब का इम्पैक्ट दिखना शुरू होना चाहिए। तो Q1 से मैं काफ़ी उम्मीद लेकर चल रहा हूँ, ख़ासतौर से रियल एस्टेट, बैंकिंग, कंजम्पशन, FMCG, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि साइंस दिखने चाहिए, QSR स्पेस साइन दिखने चाहिए कि अर्निंग्स की इम्प्रूवमेंट शुरू हो गई है। ये अगर नहीं हुआ तो मार्केट गिरेगा, ध्यान रखिएगा। अगर Q1 ख़राब हुआ तो मार्केट गिरेगा और लंबा गिरेगा, फिर ये इजराइल वगैरह वाली बात नहीं होगी, फिर वो बड़ी वाली गिरावट होगी। लेकिन अगर अर्निंग सीजन अच्छा रहा तो हम फिर उस ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे। तो चेतावनी दे दी आपने अनुज जी के, अगर यहाँ पे कुछ होता है तो फिर एक अलग युद्ध की सिनेरियो बनेगी। आपके अर्निंग सीजन पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। खैर, जब आता है तब उसको वैसा देखते हैं। लेकिन जो आज की बात थी, मझदार बाजार, तो देखिए मझदार है तो उस पार भी जाएगा, निकलेगा। अभी सिचुएशन थोड़ी ऐसी है, वेट एंड वॉच की है। हर दिन शायद सिचुएशन बदलती हुई नजर आएगी। आप रात को सोएं और सुबह उठें तो कुछ खबरें आपको पता चलें कि अरे रात में तो ये हो गया। तो अनसर्टेनिटी तो है, लेकिन उस अनसर्टेनिटी के अंदर भी आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, खासतौर पर आपके डोमेस्टिक फ्रंट पर, जो आपको एक सर्टेनिटी भी दिखाती हैं। जहां पर आपके पॉलिसी फ्रंट की बात हो गई, पॉलिसीज फिस्कल की बात हो गई, मॉनेटरी की बात हो गई, क्योंकि आरबीआई की तरफ से काफ़ी कुछ आ रहा है, और बाकी आपके घरेलू चीज़ें आपको बहुत सारे रास्ते दिखा रही हैं। बहुत सारे सेक्टर्स जो हमारे एक्सपर्ट ने बताए उन पर ध्यान रखिए। मार्केट के फंडामेंटल कैसे काम करेंगे, जो बातें अभी बताई गई उन पर ध्यान रखिए, और एक पॉजिटिव प्ले करिए
अभी सिचुएशन है ये भी ख़त्म होगी और एक बेहतर कल हम ज़रूर देखेंगे मार्केट के अंदर भी, जहां पर और चीज़ें फ्लरिश होती हुई नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल आज के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, साथ ही सभी दर्शकों का भी नमस्कार।